नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। आज हम चक्रवातों की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं और हमारा फोकस रहेगा बंगाल की खाड़ी पर। बिल्कुल। हमारे पास कई तरह की जानकारियां हैं। कुछ स्रोत बता रहे हैं कि ये चक्रवात बनते कैसे हैं, इसका विज्ञान क्या है, और कुछ में हाल ही में जो चक्रवात मोंथा आया है उसके असर पर ताज़ा खबरें हैं। आज 30 अक्टूबर 2025 है और देखिए चक्रवात मोंथा अभी भी खबरों में है। हम आगे बात करेंगे इस पर। तो आज हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? हम जानना चाहते हैं कि भाई ये बंगाल की खाड़ी चक्रवातों के लिए इतनी मुफीद क्यों है, अरब सागर से इसकी तुलना कैसे की जा सकती है, और फिर ये जो विज्ञान है ये हाल की घटनाओं में जैसे मोंथा कैसे दिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, हम देखेंगे कि कैसे यहाँ का भूगोल, मौसम का मिजाज और हाँ, आजकल जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है वो सब मिलकर इस इलाके को चक्रवातों का एक तरह से कह सकते हैं गढ़ बनाते हैं। और फिर जाहिर है हम देखेंगे कि ये तूफान जब आते हैं तो जमीन पर क्या असर डालते हैं, जैसा हमने अभी मोंथा के साथ देखा। तो पहला सबसे सीधा सा सवाल, स्रोत बताते हैं कि बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा चक्रवात आते हैं। ये इतना बड़ा फर्क क्यों है? हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है और इसके पीछे ना कई वजहें एक साथ काम करती हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी वजह है गर्म समुद्री सतह का तापमान। अब देखिए, चक्रवातों को बनने और ताकत पकड़ने के लिए कम से कम 26 या 27 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला पानी चाहिए होता है। अच्छा। और बंगाल की खाड़ी ये तो साल के ज्यादातर समय गर्म रहती है, खासकर मानसून के बाद। कई बार तो जैसे अम्फान तूफान के वक्त 2020 में तापमान 32 डिग्री तक चला गया था। मतलब ये गर्म पानी तूफान के लिए बिल्कुल पेट्रोल जैसा है। समझ गई। गर्म पानी यानी ज्यादा एनर्जी, और क्या? दूसरी बात है हवा में बहुत ज्यादा नमी, हाई ह्यूमिडिटी। आसपास की जमीन है और खास तौर पर जो बड़े बड़े नदी डेल्टा है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र के, वो हवा में लगातार नमी छोड़ते रहते हैं। ये नम हवा भी चक्रवात को बनने में मदद करती है। अच्छा, तो गर्म पानी और नम हवा, ये तो हो गए दो मुख्य तत्व। और तीसरा अहम फैक्टर है लो विंड शेयर, मतलब हवा का कम कतरन। विंड शेयर, ये क्या होता है? आसान भाषा में समझें तो जब हम समुद्र की सतह से ऊपर वायुमंडल में जाते हैं तो हवा की रफ्तार और दिशा में ज्यादा बदलाव नहीं होता। अगर हवा की रफ्तार या दिशा ऊंचाई के साथ तेजी से बदले, यानी हाई विंड शेयर हो, तो वो चक्रवात के बनते हुए स्ट्रक्चर को बिखेर सकती है। तो कम विंड शेयर तूफान को एक साथ टिके रहने, मतलब ऑर्गेनाइज रहने में मदद करता है। अच्छा, मतलब हवा ज्यादा उसे छेड़ती नहीं है, सीधा ऊपर उठने देती है। हाँ, कुछ ऐसा ही। और एक चौथा कारण भी है जो पृथ्वी के घूमने से जुड़ा है। हाँ, कोरियोलिस प्रभाव है ना? बिल्कुल, पृथ्वी घूमती है तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर मुड़ने लगती हैं। यही घुमाव चक्रवात को उसका वो खास गोल घूमने वाला पैटर्न देता है। भूमध्य रेखा पर यह असर शून्य होता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी का जो लैटिट्यूड है, करीब 5 से 15 डिग्री नॉर्थ, वो चक्रवात बनने के लिए जरूरी घुमाव पैदा करने के लिहाज से एकदम सही जगह है। ये तो हो गए मौसम और फिजिक्स के कारण। एक स्रोत में खाड़ी के फनल जैसे आकार का भी जिक्र था। इसका क्या रोल है? ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, ये खाड़ी की जो ज्योग्राफी है वो भी बहुत मैटर करती है। आप देखें तो खाड़ी 3 तरफ से जमीन से घिरी है और दक्षिण में खुली है, कुछ एक फनल की तरह। हाँ, है तो जब कोई चक्रवात तट की ओर बढ़ता है तो उसके साथ पानी का एक बहुत बड़ा ढेर भी आगे बढ़ता है। इसे स्टॉर्म सर्ज कहते हैं। खाड़ी की ये बनावट इन लहरों को तट की ओर, खासकर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार के निचले और घनी आबादी वाले इलाकों की ओर धकेलती है और उनकी ऊंचाई को और बढ़ा देती है। ओह! और ऊपर से इन तटों के पास समुद्र ज्यादा गहरा भी नहीं है, शैलो है। इस उथलेपन की वजह से लहरें और भी ज्यादा ऊंची उठ जाती हैं। नतीजा भयानक बाढ़। अरब सागर की बनावट ऐसी नहीं है जो लहरों को इस तरफ फोकस करे। समझ गए। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर बंगाल की खाड़ी को इतना वल्नरेबल बनाते हैं। लेकिन एक सवाल और, क्या अब ये चक्रवात ज्यादा आ रहे हैं या ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं? कई स्रोत क्लाइमेट चेंज की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ एक नेचुरल साइकिल का हिस्सा नहीं लगता। क्लाइमेट चेंज इसमें यकीनन एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जैसा हमने कहा, गर्म पानी चक्रवातों का ईंधन है। पिछले कुछ दशकों में बंगाल की खाड़ी का जो एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर है वो करीब आधा से 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। आधा से डिग्री सुनने में तो कम लगता है। हाँ, लेकिन समुद्र के हिसाब से ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हीट है। इस अतिरिक्त ऊर्जा का सीधा मतलब है कि न केवल ज्यादा चक्रवात बन सकते हैं, बल्कि उनके बहुत ज्यादा ताकतवर, जैसे कैटेगरी 4 या 5 के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। और मॉनसून के पैटर्न में बदलाव, उसका भी कोई लिंक है? बिल्कुल।
ज्यादातर बड़े चक्रवात या तो मानसून आने से ठीक पहले बनते हैं, अप्रैल जून में, या मानसून जाने के बाद अक्टूबर दिसंबर में। अब हो ये रहा है कि मानसून की वापसी कई बार देर से होती है या अनियमित हो जाती है। इससे क्या होता है कि अक्टूबर नवंबर में चक्रवात बनने के लिए एक लंबी विंडो, एक ज्यादा समय मिल जाता है। अच्छा, एक और बात थी स्रोत में, नदियों से आने वाले ताज़े पानी के बारे में। ये कैसे असर डालता है? ये थोड़ा उल्टा सा लगता है कि ताज़ा पानी गर्मी बढ़ाएगा। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह बड़ा दिलचस्प फिनोमिनन है। देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी जैसी बड़ी नदियां भारी मात्रा में ताज़ा पानी खाड़ी में डालती हैं। अब ये ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी से कम डेंस, मतलब हल्का होता है, तो ये सतह पर एक पतली परत बना लेता है। ठीक है। अब ये परत एक तरह से इंसुलेटर का काम करती है। ये नीचे के ठंडे खारे पानी के साथ आसानी से मिक्स नहीं होती। नतीजा ये होता है कि सूरज से आने वाली गर्मी सतह के पास ही ट्रैप हो जाती है, नीचे नहीं जा पाती। इससे सतह का तापमान और भी बढ़ जाता है। अरे वाह, मतलब ताज़ा पानी असल में सतह को और गर्म कर रहा है। हाँ, और ये चक्रवातों को तेजी से इंटेंसिफाई होने यानी ताकतवर बनने में मदद करता है। तो मतलब सिर्फ सतह का पानी ही नहीं, बल्कि गहराई तक गर्मी होना भी तूफान को ताकत देता है। बिल्कुल सही। इसे ओशन हीट कंटेंट कहते हैं। मतलब सिर्फ सतह ही नहीं, बल्कि पानी में कुछ गहराई तक कितनी गर्मी मौजूद है। बंगाल की खाड़ी में अक्सर ऊपरी 50 से 100 मीटर तक पानी काफी गर्म रहता है। शायद इसीलिए 2019 में जो चक्रवात फानी आया था, वो ओडिशा तट के पास पहुंचने पर भी, जहां पानी थोड़ा कम गहरा था, अपनी ताकत बनाए रख सका। क्यों? क्योंकि उसे गहराई तक गर्म पानी का ईंधन लगातार मिल रहा था। इसमें समुद्री धाराएं जैसे ईस्ट इंडिया कोस्टल करंट, वो भी गर्म पानी को उत्तर की ओर धकेलकर मदद करती हैं। और एक चीज और थी, हवा में प्रदूषण, एरोजोल, उसका भी कोई रोल है? इस पे अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन हाँ, कुछ स्टडीज हैं जो इशारा करती हैं। हवा में जो छोटे कण होते हैं, धूल, धुआं वगैरह के, एरोसोल, वो बादलों के बनने के तरीके को बदल सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कण बारिश होने में देरी कर सकते हैं। अब अगर बारिश देर से होगी तो समुद्र की सतह ठंडी नहीं होगी, गर्मी जमा होती रहेगी, और फिर जब तूफान बनेगा तो उसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, वो ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन हाँ, ये अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स एरिया है रिसर्च का। ठीक है, तो कुल मिलाकर बंगाल की खाड़ी एक परफेक्ट स्टू है चक्रवातों के लिए। गर्म पानी, नमी, कम विंड शीयर, सही लैटिट्यूड, नदियों का ताज़ा पानी और ऊपर से वो फनल वाला आकार, और क्लाइमेट चेंज इसे और हवा दे रहा है। अब जरा अरब सागर की तरफ देखें, वहां इतने कम चक्रवात क्यों बनते हैं? हालांकि आपने कहा कि ये भी बदल रहा है शायद। हाँ, अरब सागर की कहानी थोड़ी अलग है, हालांकि अब उसमें भी बदलाव आ रहा है। अरब सागर वैसे तो बड़ा है, लेकिन वहाँ आमतौर पर कंडीशन चक्रवात बनने के लिए उतनी अच्छी नहीं होती। एक तो आसपास के रेगिस्तानी इलाके हैं ना, अरब प्रायद्वीप, सोमालिया, वहाँ से सूखी हवा आती है। ये हवा नमी को खत्म कर देती है, जो चक्रवात के लिए जरूरी है। अच्छा। दूसरा, वहाँ आमतौर पर विंड शेयर बंगाल की खाड़ी की तुलना में ज्यादा होता है। वो तूफान को बनने या मजबूत होने से रोकता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब अरब सागर भी तेजी से गर्म हो रहा है। नतीजतन पिछले कुछ सालों में हमने अरब सागर में भी ज्यादा और ज्यादा ताकतवर चक्रवात देखे हैं। ताउते आया था 2021 में, फिर बिपरजॉय 2023 में। ये बड़े उदाहरण हैं। तो हाँ, अब भारत का पश्चिमी तट भी पहले से कहीं ज्यादा वल्नरेबल हो गया है। ये चिंता की बात है। पैटर्न का एक और संकेत है जिसकी हम बात कर रहे थे। लगता है अरब सागर अब उतना शांत नहीं रहा जैसा पहले माना जाता था। तो हमने विज्ञान समझ लिया, तुलना देख ली, अब आते हैं बिल्कुल ताज़ा उदाहरण पर, चक्रवात मोन्था। स्रोतों से पता चला कि ये मंगलवार 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश तट पर टकराया, नरसापुरम के पास। तब ये एक गंभीर चक्रवाती तूफान यानी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था। हाँ, और लैंडफॉल के बाद इसका असर काफी बड़े इलाके में महसूस हुआ। आंध्र प्रदेश में तो हजारों गांव प्रभावित हुए, बहुत भारी बारिश हुई। दुर्भाग्य से पेड़ गिरने जैसी घटनाओं में राज्य में 2 लोगों की जान जाने की भी खबर है। एहतियात के तौर पे प्रशासन ने करीब 76,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर रिलीफ कैंप्स में पहुंचाया था। कई मेडिकल कैंप भी लगाए गए। मुख्यमंत्री ने खुद प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बिजली, कम्युनिकेशन वगैरह जल्दी ठीक करने के निर्देश दिए। और पड़ोसी राज्य उड़ीसा पर भी असर पड़ा इसका। हाँ, उड़ीसा के भी कई जिले प्रभावित हुए। खासकर दक्षिणी जिलों जैसे गजपति और रायगढ़ में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स, मतलब भूस्खलन की भी खबर आई।
केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों को मदद का भरोसा दिया है। और फिर ये तूफान जमीन पर आगे बढ़ा, कमजोर हुआ होगा? हाँ, जमीन पर आने के बाद ये कमजोर तो हुआ। बुधवार 29 अक्टूबर तक ये दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचकर एक डिप्रेशन बन गया था। डिप्रेशन मतलब एक कम दबाव का क्षेत्र जहां हवाएं अब भी घूम रही हैं, लेकिन रफ्तार साइक्लोन जितनी तेज नहीं है। लेकिन बारिश? हाँ, बारिश जबरदस्त हुई। डिप्रेशन बनने के बावजूद इसमें नमी बहुत थी। इसने तेलंगाना में भयानक बारिश की। हनमकुंडा जिले में एक जगह तो रिकॉर्ड तोड़ 412 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज हुई एक ही दिन में। 412 मिलीमीटर? बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल। इसी वजह से तेलंगाना के 8 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। रेड अलर्ट मतलब 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश का खतरा। जान माल का नुकसान भी हुआ वहाँ? हाँ, दुर्भाग्य से तेलंगाना में भी बारिश से जुड़ी घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत की खबर है और एक लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन हाई अलर्ट पर था, खासकर फसलों को बचाने और निचले इलाकों से लोगों को निकालने के लिए। कई जिलों में स्कूल बंद करने पड़े, ट्रेनें भी रुकी। ये दिखाता है कि तूफान के कमजोर पड़ने के बाद भी खतरा खत्म नहीं होता, खासकर बारिश का। तो आज यानी 30 अक्टूबर की सुबह क्या स्थिति है इसकी? आज सुबह मौसम विभाग ने बताया कि ये सिस्टम और कमजोर होकर पूर्वी विदर्भ और पास के दक्षिण छत्तीसगढ़ पर एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बन गया है। मतलब अभी और भी कम ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन इसमें अभी भी काफी नमी बाकी है। अनुमान है कि अगले 24 घंटों में ये और कमजोर पड़ेगा और धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ेगा। लेकिन इसका असर अभी खत्म नहीं हुआ है ना? बारिश की चेतावनियां तो अब भी हैं। बिल्कुल, और यही बात सबसे दिलचस्प है। इसका असर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सिस्टम अभी भी अपने रास्ते में पड़ने वाले एक बहुत बड़े इलाके के मौसम को प्रभावित कर रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी रखी है। कहाँ? बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज और कल भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। तापमान भी गिरेगा वहां। पटना मौसम केंद्र ने अलर्ट जारी किया है, उत्तरी बिहार के जिलों में खासतौर पर। उधर पश्चिम में देखें तो गुजरात, खासकर सौराष्ट्र और कच्छ में अगले 2-3 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं पूरब से पश्चिम तक। हाँ। इनके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी बारिश जारी रहने की उम्मीद है। यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अरुणाचल, असम, मेघालय में भी कल से बारिश और गरज के साथ बौछारें शुरू हो सकती हैं। और हाँ, तटीय इलाकों के लिए भी चेतावनी है। आंध्र, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजरात के मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। कमाल है। मतलब एक तूफान जो टकराया दक्षिण में आंध्र प्रदेश तट पर, उसका असर उत्तर में बिहार, यूपी तक और पश्चिम में गुजरात तक महसूस हो रहा है। यही तो इन वेदर सिस्टम्स की खासियत है। ये बहुत बड़े होते हैं और इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब एक सिस्टम जमीन पर आगे बढ़ता है तो वो वायुमंडल से नमी खींचता रहता है और जहां जहां उसे अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं वहां वो भारी बारिश करवा सकता है, भले ही वो जगह तूफान के ओरिजिनल रास्ते से सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर क्यों न हो। मोंटेरा इसका एक बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहा है। स्रोतों में कुछ और हालिया चक्रवातों का भी जिक्र है, जैसे पिछले साल दिसंबर में फेंगोल आया था और उससे पहले गाजा। ये क्या याद दिलाते हैं हमें? हाँ, फेंगोल ने पिछले साल तमिलनाडु के जो कोस्टल जिले हैं वहाँ फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। करीब 75,000 एकड़ फसल बर्बाद हुई थी। और जैसा कि एक प्रभावित किसान ने स्रोत में बताया भी, लोग गाजा चक्रवात की तबाही को अब तक भूले नहीं हैं। वो भी बहुत विनाशकारी था। ये उदाहरण और साथ ही जो बड़े तूफान हमने देखे हाल में, अम्फान 2020, यास 2021, मोचा 2023, ये सब हमें बार बार यही याद दिलाते हैं कि बंगाल की खाड़ी कितनी वल्नरेबल है और इन तूफानों का लोगों की जिंदगी पर, खासकर खेती पर और जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं उन पर कितना भयानक असर पड़ सकता है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने समझा कि बंगाल की खाड़ी चक्रवातों के लिए एक आदर्श जगह क्यों है। गर्म पानी, भरपूर नमी, हवा की सही स्थिति, नदियों से आने वाले ताजे पानी का वो अनोखा असर और खाड़ी की अपनी भौगोलिक बनावट, ये सब मिलकर इसे एक हॉटस्पॉट बनाते हैं। दिखाया कि कैसे ये तूफान कमजोर पड़ने के बाद भी बहुत बड़े इलाके में असर डाल सकते हैं, जबरदस्त बारिश ला सकते हैं और जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर सकते हैं। और साथ ही अरब सागर में जो एक्टिविटी बढ़ रही है वो भी एक नई हकीकत है। अब ये चिंता सिर्फ पूर्वी तट तक सीमित नहीं रही। बिल्कुल सही कहा। ये सारी घटनाएं इस बात को हाईलाइट करती हैं कि भारत की पूरी कोस्टलाइन, पूरा समुद्र तट इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के प्रति कितना संवेदनशील है। और ये इस बात पर जोर देती हैं कि हमें और बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए, मजबूत डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान चाहिए
और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो भविष्य में ऐसे और शायद इससे भी ज्यादा ताकतवर तूफानों का सामना कर सके। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। कुछ स्रोत ये भी बताते हैं कि शहरीकरण और जमीन के इस्तेमाल में जो बदलाव आ रहे हैं वो भी लोकल मौसम और गर्मी को प्रभावित कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे तटीय शहरों का जो तेजी से और कई बार बिना प्लान के विकास हो रहा है, उसका भविष्य में आने वाले चक्रवातों की इंटेंसिटी और उनके प्रभावों पर क्या और कैसा असर पड़ेगा, इस पर जरूर सोचिएगा।